सबसे इम्पोर्टेंट है एंटोनिम्स। करेक्ट इनकरेक्ट का विशेष ध्यान रखना है। अवार्ड्स पे फोकस रखना है। टैक्सेशन एंड बैंकिंग इज इम्पोर्टेंट। ट्रेंड में इस समय चल रहा है जैनिज्म और बुद्धिज्म। जय हिंद एवरीवन। आज मैं आपका डिटेल्ड सेशन नहीं लेने जा रहा हूं, बल्कि आपको टिप्स देने जा रहा हूं जो कि फाइनल टिप्स हैं आपके एग्जामिनेशन की। स्टूडेंट्स, अब टाइम आ चुका है जब आपको बहुत ही सेंट्रलाइज तरीके से अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, फोकस्ड रखना है, साथ ही साथ रिजल्ट ओरिएंटेड भी रखना है। इसके लिए बहुत ही क्रिस्प एंड प्रॉपर एनालिसिस के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका इंग्लिश का पेपर पूरा बेस्ड होता है आपके अवेयरनेस पे, जो आपने अवेयरनेस अभी तक गेन की है। सिनोनिम्स में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं होती हैं क्योंकि आप ऑलरेडी शुरुआत से ही वर्ड मीनिंग्स पे काम करते आ रहे हैं, तो सिनोनिम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों के करेक्ट होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में ऐसा हमने देखा है, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के बाद जब अपने आंसर्स मैच करते हैं तो उनका कहना होता है सर एंटोनिम्स में हमने ध्यान नहीं दिया कि हमें ऑपोजिट बताना था, और चूंकि हमारी हैबिट है वर्ड का मीनिंग बताने की, यूपीएससी का क्वेश्चन पैटर्न भी कुछ ऐसा ही होता है कि आपके ऑप्शंस में ज़रूर उसके सिनोनिम्स दिए रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है 3 सिनोनिम्स दिए होते हैं, केवल एक एंटोनिम होता है। सो स्टूडेंट्स, इस सेक्शन को बहुत ही समझदारी से आपको डील करना है। आपको बार बार अपने आप को याद दिलाते रहना है कि ये एंटोनिम्स का सेक्शन है, एंटोनिम्स का सेक्शन है, ऑपोजिट बताना है मुझे, कैसे भी अपने आप को आपको अलर्ट रखना है। सो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, साथ ही साथ ईडियम्स एंड फ्रेजेस में स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई ईडियम बहुत टफ लग रहा है, उसके बारे में आपको नहीं पता है, तो ऑप्शन से ज़रूर हेल्प लीजिएगा। वैसे ऐसा देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके 5 और 6 ईडियम्स, 5-6 ईडियम्स आपके बहुत ही सिंपल होते हैं, केवल 3-4 ही टफ होते हैं, तो बहुत आपको टेंशन नहीं लेना है। उन 3-4 ईडियम्स को भी आप ऑप्शंस की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। आती है बात PQRS की, जंबल्ड सेंटेंसेस की। सो आप अपने आपकी जो अभी तक की कमांड डेवलप हुई है इंग्लिश की, बिल्कुल आपको उसी का सहारा करना है। रिलैक्स्ड होकर के आपको सीक्वेंसिंग तय करनी है कि कौन से स्टेटमेंट के बाद अगला स्टेटमेंट कौन सा आने वाला है। रिलैक्स्ड होकर करिएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही ट्रिकी होंगे, जिसमें कंफ्यूजन डेफिनेटली होगा, और इस चैलेंजिंग स्टेज को आपको डील करना है विद योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड विद योर रिलैक्स्ड अप्रोच। सो बाकी स्पॉटिंग एरर्स में आपको ऑलरेडी ग्रामर इस लेवल पे यहाँ पे पढ़ाई जा चुकी है कि क्वेश्चन को देखते ही आप एरर निकाल देंगे। वोकैबुलरी में ऑलरेडी आपको ट्रिक्स खूब सारी शेयर की जा चुकी हैं, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस सीधा आपको ये बोलना चाहूँगा, ज़बरदस्त तैयारी है और अब बारी है एग्ज़ाम की। सो आप अपना बेस्ट दें और अपना रिजल्ट इंश्योर करें। कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। टीम सेंचुरियन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद टू ऑल। हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। मैं रिजवान खान आपका वेलकम करता हूं। डे की अगर हम बात करें तो एनडीए में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, साइंस में 50 क्वेश्चन आते हैं, जनरली फिजिक्स का 25 आता है और 15 केमिस्ट्री का और 10 जो है बायो का। पहले तो ये है, क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। करेक्ट इनकरेक्ट का विशेष ध्यान रखना है कि करेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, उन चीज़ों को जरूर ध्यान रखें। बात आती है कि जैसे आप शुरुआत करें, अगर हम बायो की बात करें तो बायो में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ के जाना है, जो पॉइंट्स लास्ट के हैं उनको कौन कौन से फोकस करना है। कुछ चैप्टर के ही नाम हम लेंगे जिनको आपको ध्यान से देख के जाना है। जैसे सबसे ज़्यादा आज के ट्रेंडिंग में अगर देखें तो बायो में सेल का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। 2 से 4 क्वेश्चन तक आ रहे हैं 10 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो सेल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके बाद जो है आपका आता है टिश्यू चैप्टर है, टिश्यू इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, उसके खास चीज़ें ध्यान रखना। अच्छा, सेल में अगर हम बात करें तो डिस्कवरी से रिलेटेड और बाकी फंक्शन से रिलेटेड उसकी बात करते हैं। टिश्यू में प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लड के कंपोनेंट्स मेनली आरबीसी प्लेटलेट्स का डिफरेंस और ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके बाद आते हैं हम लोग, जैसे हार्मोन्स की बात करें, हार्मोन्स में प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन में सिर्फ हार्मोन्स के नेम और उनके फंक्शन। जैसे प्लांट हार्मोन की बात करें तो 5 हार्मोन है, एक लाइन में अगर पढ़ लोगे तब भी हो जाएगा। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन। जैसे एथाइलिन फलों को पकाने के लिए, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करने के लिए, जिब्रेलिन जो है इलोंगेशन ऑफ स्टेम हो गया है ना। एब्सिसिक एसिड मेन प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, जिब्रेलिन इलोंगेशन ऑफ स्टेम्स के लिए होता है। बस ऐसे लाइन पढ़ना आपको।
फिर आप बात करो ह्यूमन डिजीज़ की बात कर लो, डिजीज़, वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, इन सबको ध्यान रखना, प्रोटोजोन्स डिजीज़, फंगल डिजीज़, वाइटमिन्स के नेम और उनके कमी से होने वाली प्रॉब्लम, ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट। हमने बायो के कुछ चैप्टर्स के हमने डिस्कस कर लिया आपसे, स्केलेटन का कुछ पार्ट हो गया, बोन्स वगैरह के रिलेटेड हो गया। फिर अगर हम बात करें ह्यूमन आई, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ह्यूमन आई जो है, आप उसको ध्यान से आप देख लोगे तो ये चैप्टर्स हैं जिनको कुल मिला के ओवरऑल हम बात करें जैसे 10 से 12 चैप्टर्स जो होते हैं बायो के, उसमें आपको थोड़ा सा फोकस करना है, उनके पॉइंट पे फोकस करना है, क्योंकि ये टाइम वो टाइम है कि जिस पे आपको मेनली फोकस करना वन लाइनर पे, ठीक है। दूसरी बात आती है जैसे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आप देखो एनडीए की अगर हम बात करें तो उसमें 15 क्वेश्चन और सीडीएस की बात करें तो 10 क्वेश्चन। अब आते हैं कि जैसे जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हो तो जैसे कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जिनको आपको एग्जाम में आना ही होता है। जैसे आप बात करें एलवाइज है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, गैसेज हो गई, एलवाइज हो गए, कंपाउंड्स के फार्मूले हो गए, वाटर से रिलेटेड जो है जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके फार्मूला वगैरह होते हैं। इसके बाद आपका आता है कि जैसे ओर्स हो गए, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई, है ना, इनसे क्वेश्चन आपको तो आते हैं। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से अगर रिवाइज इतने को करोगे तो आप आधे घंटे या 1 घंटे में आप मैक्सिमम इतने टाइम में रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हमारा जो है जैसे मेन चैप्टर का जो खास बात है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, इसके बाद एसिड बेस एंड साल्ट्स हो गया, ठीक। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर्स हैं ओवरऑल मिला के अगर देखें तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और कुछ केमिकल रिएक्शंस, इनको अगर पढ़ लें समराइज करके तो फिर आपका जो है पूरा सही हो जाता है, आपका ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिजिक्स की। अगर हम बात करें तो फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो 25 जो है क्वेश्चन आपके आते हैं एनडीए में, 10 क्वेश्चन आपके आते हैं सीडीएस में। तो अगर आप देखो मेन कहाँ फोकस करना है, किस पॉइंट पे फोकस करना है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ऑप्टिक्स के आते हैं। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन जो है 4 से 5 आ जाता है एनडीए में। तो ऑप्टिक्स में जैसे लेंस है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है, इसके बाद आपका आता है कि मिरर भी कॉन्वेक्स कॉनकेव होता है, उनका एप्लीकेशन क्या है, लेंस मेकर फार्मूला, मिरर फार्मूला, प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा फोकस कर लेना है क्योंकि न्यूमेरिकल भी आजकल ट्रेंडिंग में है, तो थोड़ा सा फोकस करना वहाँ पे। इसके बाद आती है हम लोग का जैसे उसके एप्लीकेशन, जैसे TIR का एप्लीकेशन है, रेनबो है इसका एप्लीकेशन है, वो सारा एप्लीकेशन पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं इन ऑप्टिक्स के चैप्टर के बाद हम लोग आते हैं साउंड का। साउंड का क्वेश्चन खूब ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। साउंड का क्वेश्चन जैसे मीडियम पे क्या इफेक्ट करेगा, प्रेशर पे क्या इफेक्ट करेगा, डेंसिटी का क्या फ़र्क पड़ेगा, मॉइस्चर का क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करें ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन भी इंपॉर्टेंट आपका है, अल्टीट्यूड पर जाने पर क्या होगा, डेप्थ में जाने पर क्या होगा, इसके बाद पोल पे जाएंगे तो क्या होगा, इक्वेटर पे जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, चेंजेस क्या होगा, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ये चीज़ें। तो ग्रेविटेशन से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इनको यूनिट डायमेंशंस के क्वेश्चन आपको, मेजरमेंट से क्वेश्चन आपको आते हैं, उनको खास करके ध्यान रखना है। तो कुछ खास जो डायमेंशन है उनको भी फोकस करना है। फिर आपका आता है कि जैसे मोशंस, न्यूटन लॉ मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रोटेशन मोशन है, इनके सिर्फ फार्मूले आपको याद रख के जाना है। फिर आप आता है सर्किट्स का अगर हम देखें, सीरीज पैरेलल कनेक्शन की बात करें, पावर की बात करें, तो वो सारे जो है फार्मूले को सीरीज में क्या फार्मूला लगता है, पैरेलल में क्या लगता है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस में इन्वर्स रिलेशन है, इनको ध्यान रखना। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें जिसमें एटम्स वगैरह भी पूछ लेते हैं, सेमीकंडक्टर भी पूछ लेता है, ट्रांजिस्टर भी पूछ लेता है। ओवरऑल अगर देखें तो अब टाइम जो है फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल भी आते हैं तो फार्मूले बेस्ड होते हैं, तो उनको इतना ध्यान रखना है। फ्लूइड मैकेनिज्म से क्वेश्चन आते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे जैसे सरफेस टेंशन हो गया, कैपिलरी एक्शन हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, पास्कल लॉ, ये सारे बर्नौली थ्योरम, इनके क्वेश्चंस हो गए। ओवरऑल अगर देखें तो ये तो आपको हमने बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक पे फोकस ज़्यादा रखना है, मतलब ऑप्टिक्स हो गया, साउंड हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, SHM हो गया, यूनिट डायमेंशन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, सर्किट्स हो गया, ये फिजिक्स की बात अगर करें। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये आपकी तैयारी मोस्टली या सारी चीज़ें हो चुकी होंगी। PYQ आपने कर लिया होगा, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के हमने बात कर लिया कि कैसे रखना है। अब आते हैं बात कि जैसे आप एग्ज़ाम में पेपर जब करने जाते हो तो सबसे पहले आपको ज़रूर मैं ध्यान दिलाऊं कि क्वेश्चंस करने का ये नहीं होता कि किसी क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए पहले न्यूमेरिकल आ गया उसमें फंसे रहें, ऐसा नहीं। पहला आपका जो तरीका यही होता है कि जैसे पहले क्वेश्चंस को सरसरी निगाह से देख लो, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा पूरे क्वेश्चंस को देखने में।
फिर आपको जब लगेगा आप करना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए, तो क्वेश्चंस को एक तरफ से, जैसे जो एकदम इजीली बिना पेन मतलब चलाए जो है सॉल्व हो जाए अगर, तो उसको करते जाना है। फिर उसके बाद 2 बार 3 स्टेप में ऐसे पूरे पेपर को हैंडल करना है। ओवरऑल पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। अब जैसे साइंस में आपका मैक्सिमम स्कोर होता है और ये आपके मेरिट के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएसबी की जो है, जब एसएसबी की प्रिपरेशन आप करोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है रिटर्न में अच्छा होना चाहिए, है ना, क्योंकि मेरिट बेहतर होगी तो रैंक आपकी बेहतर होगी, है ना। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बेस्ट विशेज आप सभी के लिए है। हेलो, जय हिंद। डिफेंस पेरेंट जितने भी एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, चाहे उनका एनडीए का एग्जामिनेशन हो या सीडीएस का, तो उनके लिए कुछ लास्ट टाइम की टिप्स लेकर आए हैं हम अपने लिए। जहां तक अभी तक पढ़ाया गया, जो भी क्लास में कराया गया, जितनी भी आपकी एनालिसिस चल चुकी है हमारे पास, एफकैट की एनालिसिस रेगुलर चल ही रही थी, तो आपने देखा पेपर में वही सब आ रहा जो हम लोगों ने करवाया यहाँ पर। तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। लास्ट टाइम पे बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि अब हमको शायद कुछ याद नहीं आ रहा। ये सभी के साथ होता है, ये कॉमन सा सिम्टम है जिनके एग्ज़ाम होते हैं। तो इससे आप अपने आप को बिल्कुल अलग मान दीजिए कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है क्या कि हमें कुछ याद नहीं आ रहा। आपके सब दिमाग में है, आपकी पढ़ाई लिखाई सब आपके पास है, आपने मेहनत की है। एक चीज़ और कि अब कुछ नया नहीं पढ़िएगा, नया पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अब ये लास्ट समय आपका एग्जामिनेशन का है। जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करते रहें। और मैं अपनी तरफ से कहूँगा जीएटी में क्या करना, जीएटी में आप लोगों को करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है, क्योंकि जो ज्योग्राफी आपने पढ़ी, जो हिस्ट्री आपने पढ़ी, उसको कई बार पढ़ा है आपने, तो आपको याद होगा। क्योंकि जो करंट अफेयर है वो पहली बार ही होता है और अग्नि एग्जामिनेशन के लिए वो क्या हो जाता है, जीके बन जाता है। तो अभी जो करंट अफेयर्स का है वो खास तौर से आप लोग मई जून पे ज़्यादा फोकस करिएगा। मेरा जो मानना है कि मई जून से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके 2 महीने, लास्ट के 2 महीनों से आते हैं। मई जून और जुलाई में कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो आप जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, चाहे वो अप्रैल का पढ़ रहे हैं, मई का पढ़ रहे हैं, जून का पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मई जून का रखिए। दूसरा एक और चीज़ आपको ध्यान रखना कि आपको अवार्ड्स पे फोकस रखना है, मिलिट्री पे फोकस रखना है, एक्सरसाइज पर भी, और मिलिट्री के जो वेपन्स हैं जो उनको इंट्रोड्यूस किया गया उन पे फोकस रखना है। और इस समय देखा गया ट्रेंडिंग में कि निक नेम्स पूछे जा रहे हैं, जैसे हिस्ट्री के निक नेम पूछे जा रहे हैं, लोक बंधु, देश बंधु, दीन बंधु, ऐसे किनका नाम है, या फिर आपका आयरन मैन कौन था, या मिसाइल मैन कौन है, मिसाइल वुमेन कौन है, या इंफ्रास्ट्रक्चर मैन कौन इंडिया में है, या मेट्रो मैन कौन है, ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों पे आपको फोकस रखना है। Jai Hind, future officers. So, you know that exam is on the 3rd September, NDA and CDS. And I am here on the behalf of Centurion Defense Academy to give you the tips for the final preparation of the subject of economy. पहली बात तो ये जानिएगा कि इकोनॉमी शुरू करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो है 5 ईयर प्लान्स। सो डू वन थिंग, रीड एंड लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। और ये दोनों सब्जेक्ट, दोनों पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सीडीएस एंड इन एनडीए। जैसा कि हम लोगों ने पीवाईक्यू की सीरीज भी चलाई थी फॉर द इकोनॉमिक्स, आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे 5 ईयर प्लान से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो बी रेडी फॉर द 5 ईयर प्लान्स, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आफ्टर दैट बी रेडी फॉर द क्वेश्चन रिलेटेड टू फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, जैसे कि अभी के वक्त पे बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, सरकार की तरफ से होने वाला खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी किस तरीके से हेल्प करती है सरकार को टू रेगुलेट द इन्फ्लेशन इन कंट्री। और उसी तरीके से हम लोग ये देखेंगे बाय द फिस्कल पॉलिसी कैसे सरकार खर्चा कर रही है। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी आर द 2 पिलर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, किसी भी देश की इकोनॉमी चलाने के लिए ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और ये 2 एस्पेक्ट्स आप लोगों के पेपर एग्जामिनेशन या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइएगा। आफ्टर दैट द इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द इकोनॉमी इन 3 टॉपिक्स के अलावा इज द डेवलपमेंटल पार्ट। ठीक है, जो डेवलपमेंटल इकोनॉमी से क्वेश्चन आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड व्हाट इज द डेवलपमेंटल इकोनॉमी? डेवलपमेंटल इकोनॉमी में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं या कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं? अगर मैं टॉपिक्स की बात करता हूं बेटा, तो यहाँ पे ये बात जानिएगा कि वहां पे आप लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, इनइक्वालिटी, दीज टॉपिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हर वक्त कभी ना कभी आपको ये देखने को मिलता है कि सरकार की तरफ से कोई स्कीम चलाई जा रही है, सरकार ने कुछ बोला है, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बोल के गई हैं, तो इनकी तरफ से जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं दे आर वेरी मच टुवर्ड्स द डेवलपमेंटल इकोनॉमी। तो आपको ये तैयार करके तो बिल्कुल जाना है कि डेवलपमेंटल इकोनॉमी वाला पोर्शन आप बिल्कुल रेडी करके जाइएगा। इनइक्वालिटी, पावर्टी, उसके बाद अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता हूं तो दीज 3 टॉपिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट एक चीज़ और मैं आप लोगों से बोल दूं, टैक्सेशन एंड बैंकिंग इज इंपॉर्टेंट।
टैक्सेशन, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जीएसटी के बारे में पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अभी रिसेंट जो ट्रेंड चलता आ रहा है, जिस तरीके से पेपर पूछे जा रहे हैं, अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो जीएसटी के बारे में बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। आफ्टर कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टॉपिक्स, ये जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करने के बाद डू वन थिंग, एक चीज़ कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, पहले से चली आ रही हैं या जो नई लॉन्च हुई हैं, उनके ऊपर आप करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बिल्कुल देख सकते हैं कि करंट सिनेरियो में जो करंट से इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी वो इन्हीं गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर पूछी जाएगी। सो प्रिपेयर वेल फॉर दैट। और जब आप लोग ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, सो योर प्रिपरेशन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमी विल बी डन। और एक बात बिल्कुल याद रखिएगा, दैट यू हैव स्टडीड वेरी वेल, आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है। जस्ट डू द रिविजन। कुछ ये टॉपिक्स हैं जो हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, जस्ट रिवाइज देम, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। एंड आई प्रॉमिस यू कि जितनी भी टिप्स आपको लास्ट मिनट में मिली हैं, उनसे पेपर्स आएंगे, उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप लोग इसको क्लियर करके सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ एसएसबी प्रिपरेशन के लिए जुड़ेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है बेटा, मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा हूँ, जो आप पढ़ के इतिहास के सारे क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम एनिशिएंट हिस्ट्री की बात करें अगर, तो एनिशिएंट हिस्ट्री में आपको बेसिकली आप 2-3 सालों का ट्रेंड अगर देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो साइट से पूछे जा रहे हैं। जैसे पिछली बार एग्जाम में आपके कालीबंगन से क्वेश्चन आ गया, तो इस बार भी उम्मीद यही की जा सकती कि आपकी आईबीसी से एक क्वेश्चन, बहुत प्रबल संभावना जिसकी है आपके एग्जाम में आने की। तो बिल्कुल आप आईबीसी के जो भी आपको क्लास नोट्स पढ़ाया गया है, जो भी आपको यूट्यूब पर एमसीक्यू कराए गए हैं, और जो भी आपने पीआईक्यू किया है, आप एक बार जरूर उनको देख लिया करिए या देख लीजिए, जिससे कि जो भी थोड़ा बहुत आपके डाउट्स हो वो क्लियर हो जाएं। आईबीसी पढ़ने के बाद वैदिक काल को थोड़ा बहुत आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि वैदिक काल से बेसिकली इतने क्वेश्चन अभी बन नहीं रहे हैं। लेकिन आपको जो ट्रेंड में इस समय चल रहा है, जैनिज्म और बुद्धिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ लो। बेसिकली बुद्धिस्ट काउंसिल एंड बुद्धा की टीचिंग्स, इन सब चीज़ों को एक बार देख लेना, और बुद्धा से संबंधित 3 इंसिडेंट जरूर देख लेना। एक घर छोड़ने की घटना, एक जब उन्होंने फट सरमन गिवन किया सारनाथ में, और जब उनको इनलाइटमेंट अटेंड हुआ उसको देख लेना, और जब उनकी डेथ हुई, महापरिनिर्वाणा, इन सभी चीज़ों को देखकर आप एग्जाम में जाइएगा। उसके बाद सीधा हम मौर्यन एम्पायर की बात करें तो मौर्यन एम्पायर में मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अशोकास इंस्क्रिप्शन जरूर देख लिया करिए। अशोका के इंस्क्रिप्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली बैटल ऑफ कलिंगा किस इंस्क्रिप्शन में है, ये जरूर देख लिया करिए कि बैटल ऑफ कलिंगा किस अभिलेख में मिला है, या बैटल ऑफ कलिंगा का उल्लेख किस अभिलेख में है। तो अशोका के इंस्क्रिप्शन और अशोका की जो भी बायोग्राफी है, इसको देख लीजिए। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो भी आपको पढ़ाया गया है, जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, उसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। पोस्ट मौर्यन एम्पायर की बात करें तो बेसिकली सुंगा, जो आप सुंगा डायनेस्टी पढ़ते हो, जो आप सातवाहना पढ़ते हो, जो आप कुशाना पढ़ते हो, जो इंडो ग्रीक रूलर पढ़ते हो, बस इनके फाउंडर और इनके लास्ट रूलर ही आपको देखना है, बाकी ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो और उसके बाद आपको गुप्ता और पोस्ट गुप्ता में हर्षवर्धना के बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी रखना है, जो आपके चाइनीज़ ट्रेवलर या चाइनीज़ पिलग्रिम्स इंडिया में आए, किसके किसके टाइम आए, कब कब आए, और उनके आने का टाइम क्या था, ये जरूर आपको देखना है। क्योंकि एग्जाम में चाइनीज़ ट्रेवलर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक तरफ आपके चाइनीज़ ट्रेवलर के नेम दे देंगे, एक तरफ आपके रूलर दे देंगे, बैठ के मैच करो, समझ गए। तो आप बिल्कुल इनको देख लीजिएगा। अगर मध्यकालीन भारत की बात करें, मिडवल इंडिया की बात करें, तो आप मिडवल इंडिया में स्लेव डायनेस्टी से इतना क्वेश्चन बेसिकली आते नहीं हैं, तो आप स्लेव डायनेस्टी को स्किप कर सकते हो। लेकिन हाँ, स्लेव डायनेस्टी के बाद जो आपका खिलजी डायनेस्टी है, खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट पॉलिसी, उसकी बाजार व्यवस्था और उसके डिपार्टमेंट्स आप देख लिया करिए। और जो आपका तुगलक डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी में जो आपके फिरोज शाह तुगलक हुए या मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो ट्रेवलर्स इब्न बतूता है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखोगे तो शायद 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इब्न बतूता ने किसका इन्फॉर्मेशन दिया था, तो पोस्टल सिस्टम का इन्फॉर्मेशन इब्न बतूता ने दिया था। तो आप दिल्ली सल्तनत भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, खिलजी, तुगलक, लोधी। मुगल काल में आपको अकबर, जहांगीर, इन सबको बहुत ही शॉर्ट तरीके से देखना है, ज़्यादा इनकी गहराइयों में नहीं जाना है। मुगल पीरियड को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से देखना है, वन लाइनर टाइप का आपको पढ़ लेना है।
बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। जो मेन फोकस आपको ज़्यादा करना है एनिशिएंट के बाद, वो करना है आपको मॉडर्न इंडिया पर। मॉडर्न इंडिया में आपको यूरोपियंस के अराइवल से लेकर आपका गांधीयन एरा तक और इंडिपेंडेंस तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके तक पढ़ना है। यूरोपियन के अराइवल से क्वेश्चन इस बार आ चुके थे अप्रैल में, तो बिल्कुल आप इनकी फैक्ट्रीज देख लीजिएगा, कब कब आने का इनका सीरियल है, इनका क्रोनोलॉजी आर्डर देख लीजिएगा कैसे कैसे इंडिया में आए। उसके बाद आप सीधा पहुंच जाइएगा 1857 का रिवोल्ट के सेंटर और लीडरशिप किसने किया और इस रिवोल्ट को सप्रेस किसने किया, क्योंकि ट्रेंड में 1857 का रिवोल्ट हमेशा रहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आर्या समाज, जैसे ब्रह्मा समाज, जैसे आपका विवेकानंद के बारे में, या बिडो रिमाइरिज, वीरे सालिंगम पुत्तु, ईश्वर चंद विद्यासागर, डॉक्टर DK कर्वे, इन लोगों की बुक्स देख लिया करिए। और जो भी आपके रिवोल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन जैसे अभिनव भारत, जो आपका चटगांव शास्त्रागार, ये सब हुआ, ये सब आपको देख के जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं और एज अ फ्यूचर वो आएंगे भी। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करना है वो गांधीयन एरा और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन हुए हैं, जिनको मैं आपको क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पर भी पढ़ा चुका हूँ, तो आप उनको देख लिया करिए। मस्त तरीके से, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करिए अपनी। और उसके बाद जो आपका गांधीयन एरा है, गांधीयन एरा में गांधी के इंडिया में एंट्री से लेकर हमारी देश की आज़ादी तक जितने भी आपके काम हुए हैं, चाहे वो गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो गांधी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, चाहे वो गांधी जी का ने क्विट इंडिया मूवमेंट में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन किया था, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट से इस बार भी क्वेश्चन आया था कि कनकलता बरुआ का रिलेशन किस मूवमेंट से है। तो कभी कभी सीधा लीडर नहीं पूछता है, सीधा डायरेक्टली कुछ मेंबर्स के पूछ लेता है, जैसे कनकलता बरुआ को पूछ लिया। हो सकता है इस बार अरुणा आसफ अली पूछ ले कि अरुणा आसफ अली किस मूवमेंट में पार्टिसिपेट की थी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बस मैं इतना कहूँगा कि जितना भी आपको चीज़ें क्लास में पढ़ाई गई हैं, आप उस पर भरोसा रखें, आपके सारे क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। बाकी आप अपने आप से हमेशा कहते रहिए, भैया इस बार मेरा पेपर ज़बरदस्त तरीके से जाएगा। और भगवान, देखो भगवान सबके साथ है, आपने ईमानदारी से मेहनत किया है तो उसमें दो राय नहीं है, आप बिल्कुल रिटर्न क्वालिफाई करोगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप SSB की तैयारी के लिए ज़रूर सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आओगे और सर शिशिर दीक्षित के मार्गदर्शन में आप अपनी SSB की तैयारी शुरू करोगे। तो मेरे तरफ से, वो पूरी टीम सेंचुरियन की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक और मस्त तरीके से आप पेपर दीजिए। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद।